तो दोस्तों पिछले महीने रशिया की तरफ से इतने सालों के बाद बनाया हुआ एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने उड़ान भरा। बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पुराने Tu-160 एयरक्राफ्ट के मॉडिफाइड वर्जन है जिसे Tu-160M कहा जाता है। और दोस्तों रशिया की तरफ से इसे सालों बाद पूरी संपूर्ण नए रूप से मैन्युफैक्चर किया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया द्वारा फिर से एक बार अपने पुराने बॉम्बर एयरक्राफ्ट का क्यों निर्माण किया गया और ये रशिया के लिए किस तरीके से भविष्य में एक सिग्निफिकेंट रोल निभा सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में रशिया के कजान एविएशन प्लांट मतलब टुबलुक ब्रांच के एयरपोर्ट से रिसेंटली रशिया की तरफ से निर्माण किया हुआ Tu-160M स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्ब कैरियर ने अपना पहला उड़ान भरा। असल में ये एयरक्राफ्टों के मीडियम फ्लाइट टेस्ट था जिस दरमियान एयरक्राफ्ट 6000 मीटर के ऊंचाई तक भी पहुंचा और इस ऊंचाई में करीबन 30 मिनट तक लगातार फ्लाई किया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस टेस्ट का असल मकसद था एयरक्राफ्टों के स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को हवा में परखना। और ये भी बताया जा रहा है कि ये टेस्ट सक्सेसफुल भी रहा जो रशिया के एविएशन इंडस्ट्री के लिए और रशिया के आर्म फोर्स के स्ट्रेटेजिक पावर को मजबूत करने के लिए काफी अधिक आवश्यक था। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर इतिहास को देखा जाए तो इसका अचीवमेंट सोवियत जमाने में ही मिल चुका था और ये सोवियत यूनियन के साथ साथ रशिया का भी प्रमुख बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। असल में इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का काम 60 के दशक के पहले ही समय में शुरू कर दिया गया था और सोवियत यूनियन इस प्रोजेक्ट को न्यू स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के खोजबीन के लिए ही शुरू किया था। दुश्मन के एयर डिफेंस को जहां पे चकमा देने के लिए पूरा दुनिया में स्टेल्थ पैटर्न के ऊपर फोकस किया जा रहा था तो वहीं पे सोवियत यूनियन के द्वारा अलग रास्ता अपनाते हुए स्पीड को महत्व दिया गया और सोवियत यूनियन का मानना था कि अधिक रफ्तार होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर डिफेंस को आसानी से टैकल करके निकलने में सक्षम होगा। और कई सालों के रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद आखिरकार Tu-160 के रूप में इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाया गया। और जब इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाया गया था तो इसके आकार काफी बड़ा था जिसे देख के पूरा दुनिया हैरान भी हो गया और एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से सफेद कलर से पेंटेड था और इस वजह से कई जगहों में इन एयरक्राफ्टों को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। और धीरे धीरे करके ये जो एयरक्राफ्ट है ये सोवियत यूनियन को हवा में अपनी ताकत प्रदर्शन करने में भी मदद किया और एक तरीके से हवा में राज करने में भी मदद किया। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपने रफ्तार, लंबे दूरी तक मार करने का क्षमता और अधिक पेलोड की क्षमता के कारण ही जाना जाता है और ये तब के सोवियत यूनियन के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले Tu-95 हो या फिर Tu-22 एयरक्राफ्ट हो सभी से बड़े भी था और अधिक प्रसिद्ध भी था। दोस्तों सोवियत यूनियन की तरफ से ऐसे करीबन 100 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का इरादा रखा गया था लेकिन आखिरकार 1994 में इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। साल 2015 में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से फिर से एक बार Tu-160 एयरक्राफ्टों के मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया और तब रशियन मीडिया के रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि रशिया अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्ब कैरिंग कैपेबिलिटी को मजबूत करना चाहता है क्योंकि रशिया का मानना है दुनिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ रहा है और कभी भी ये खतरा आगे बढ़ के रशिया के तरफ भी आ सकता है। और अपग्रेड करके ही पहले Tu-160M एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया जिसे लेके बताया जाता है कि ये पुराने Tu-160 एयरक्राफ्टों की तुलना में करीबन 80% नए और आधुनिक कंपोनेंटों से लैस है। जबकि रशियन कंपनी का यह भी दावा है कि पहले के पुराने एयरक्राफ्टों की तुलना में ये नया Tu-160M अधिक हथियारों के लोड को भी ले सकता है और इसके कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी पहले के तुलना में काफी गुना बढ़ चुका है। एयरक्राफ्टों के रीमोडिफाई के इस प्रोजेक्ट को लेके रशियन फेडरेशन के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड मतलब डेनिस मेंट्रियोफ के तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया कि रशिया के द्वारा एयरक्राफ्टों के टोटल जो प्रोडक्शन लाइन है उसे फिर से रिज्यूम किया गया और अब इन एयरक्राफ्टों में एक नया मॉडर्न इंजन के साथ साथ एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, वेपन कंट्रोल जैसे नए प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया गया है। और इस वजह से Tu-160M स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर अब भविष्य में रशिया के बैकबोन बनेगा। दोस्तों अगर रशिया की तरफ से इतने बड़े बड़े दावे किया जा रहा है तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये नया एयरक्राफ्टों में कैसा नया जनरेशन के हथियारों को इस्तेमाल करने का इरादा फिलहाल रशिया की तरफ से बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक Tu-160M एयरक्राफ्टों के सबसे बड़े फीचर होगा सुपरसोनिक फ्लाइट के दरमियान एयरक्राफ्टों के द्वारा नया जनरेशन के मिसाइलों के इस्तेमाल करने का क्षमता जो कि इसके नया डिजिटल कंट्रोल सिस्टमों के बदौलत ही संभव हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक Tu-160M में रशिया की तरफ से नया जनरेशन के क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया जाएगा जिनमें रिवर्स लॉन्च मिसाइल भी शामिल है और ये रेयर इंटरसेप्शन और आत्मरक्षा के क्षमता वाले दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट होगा। इवन दोस्तों लो मोबिलिटी बॉम्बर के रूप में एयरक्राफ्टों में एक रेयर व्यू रडार को भी इक्विप्ड किया गया है जो कि रिस्पांस टाइम के दरमियान एनिमी के एयरक्राफ्टों को पीछे से भी डिटेक्ट कर सकता है। मतलब अगर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए दुश्मन के कोई एयरक्राफ्ट इसके पीछे पड़ जाता है तो Tu-160 अपने रेयर व्यू रडार के द्वारा उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। सिंपली अगर कहा जाए तो हथियारों के रूप में Tu-160 एयरक्राफ्टों के ये नया एम वेरिएंट करीब 45 टन बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है जिनमें परमाणु हथियार भी होगा, जबकि इससे खतरनाक हथियार इसका जर्कॉन और डेगर हाइपरसोनिक मिसाइल है।
PKE 500A एयर टू ग्राउंड मिसाइल और अन्य पावरफुल हथियारों का भी इस्तेमाल करने का इरादा फिलहाल रशिया की तरफ से रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नया एयरक्राफ्ट है ये रशिया के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल को भी निभाएगा। Tu-160 एयरक्राफ्टों में रशिया की तरफ से नए जनरेशन के या फिर कह तो सेकंड सीरीज के RK-32 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सहारे बताया जा रहा है कि ये नया एयरक्राफ्ट करीबन मार्क 2.05 के रफ्तार से उड़ान भर सकेगा। इवन नए इंजनों की बदौलत ये एयरक्राफ्ट करीबन 13,000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक उड़ान भी भर सकेगा और एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेडियंस भी करीब 7,300 किलोमीटर होगा। एयरक्राफ्ट को इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ भी लैस किया जा रहा है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये एयरक्राफ्ट मिसाइलों को कैरी करके स्ट्राइक कर सकेगा। एयरक्राफ्टों के और एक काफी महत्वपूर्ण फीचर है इसके विंग के ज्योमेट्रिकल डिजाइन। रिपोर्ट के मुताबिक अपग्रेडेड विंग में हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम और एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से विंग के स्ट्रेंथ जहां पे बढ़ा है तो वहीं पे डिजाइन के मुताबिक ये जो विंग है ये 60 डिग्री से लेके 20 डिग्री के दरमियान अपने आप के शेप को भी बदल सकता है, जो एयरक्राफ्ट के सुपरसोनिक फ्लाइट और सबसोनिक ग्लाइड फ्लाइट के दरमियान उड़ान भरने में मदद करता है। दोस्तों विंग के फिक्स्ड हिस्सा फ्यूसलाज के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जबकि बाकी के हिस्से को ऐसे बनाया गया है कि वो अपने आप ही आगे पीछे मूव कर सकता है, जो कि एक तरीके से एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के दरमियान भी मदद करता है और भारी भरकम पेलोड के साथ भी टेक ऑफ करने में मदद करता है। जबकि इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि Tu-160 के अपग्रेडेड वर्जन में नए वेपन सिस्टमों के साथ साथ रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और एविएशन इक्विपमेंट को भी बदल दिया गया है। भारी भरकम अपग्रेड के कारण इसमें नए नेविगेशन इक्विपमेंट, एयरबॉर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, राडार सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम और कॉम्बैट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अन्य कई तरीके के सिस्टमों को टोटली बदल दिया गया है। अब दोस्तों बड़ा बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट को फिर से निर्माण करके रशिया पूरा दुनिया को क्या मैसेज देना चाहता है और ये रशिया के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। बेसिकली एयरक्राफ्टों को निर्माण करके रशिया की तरफ से जो प्रमुख मैसेज देने का प्रयास किया गया है वो है रशिया की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी का। बेसिकली माना जाता है कि सोवियत यूनियन की तरफ से जिन एयरक्राफ्टों को ही निर्माण किया गया है उन्हें ही रशिया की तरफ से मॉडिफाई करके या फिर अपग्रेड करके ही अब तक इस्तेमाल किया जा रहा है। पर रशिया की तरफ से फिर से एक बार सोवियत यूनियन के इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को दर्शाते हुए जब Tu-160M एयरक्राफ्टों के फिर से प्रोडक्शन शुरू किया गया तब रशिया ने यह भी दर्शा दिया कि उसके पास भी सोवियत यूनियन के जैसे ही कैपेबिलिटीज है और वो अब इकोनॉमिकली भी इतने बड़े प्रोजेक्टों को सपोर्ट कर सकता है। जबकि दुनिया के अन्य देशों को भी रशिया की तरफ से एक बड़ा मैसेज देते हुए बताया गया है कि सुपर पावर के दौर से रशिया अभी तक बाहर नहीं हुआ है और रशिया अभी भी अमेरिका जैसे देशों को चैलेंज कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि Tu-160M जैसे एयरक्राफ्टों का आवश्यकता रशिया को इसलिए भी था क्योंकि लॉन्ग रेंज में सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करने के लिए रशिया के पास ऐसा कोई भी बॉम्बर नहीं था और जो बॉम्बर रशिया के द्वारा अब तक इस्तेमाल किया जा रहा था वो असल में सोवियत यूनियन के जमाने में ही बनाया गया था, जिसमें कई तरीके के एनालॉग सिस्टम है और मॉडर्न इक्विपमेंटों को ये फैसिलिटेट नहीं कर रहा था। इवन ऐसे एयरक्राफ्टों में मॉडर्न हथियारों को भी तैनात करना काफी मुश्किल था। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से अपनी फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेल्थ बॉम्बर के भी निर्माण किया जा रहा है और ऐसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करके रशिया ये भी साबित करने में सक्षम हुआ कि उसके पास स्टेल्थ बॉम्बरों को डेवलप करने का भी क्षमता है और वो चाइना और अमेरिका के बॉम्बर एयरक्राफ्टों के रेस से बाहर नहीं हुआ है बल्कि इन देशों के बराबर में है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।